क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि पिछले 24 घंटों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस पर 3 तरफ से हमला किया है? जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसी ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम नेशनल हेरल्ड केस की चार्जशीट में शामिल कर लिया है। इसके अलावा ईडी लगातार दूसरे दिन प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है और समानांतर तौर पर राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर दबिश डालती है, उन पर रेड मारती है, उनसे पूछताछ करती है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि इसका जवाब सड़कों पर दिया जाएगा और बात यहां नहीं रुक रही है। कांग्रेस कह रही है कि यह मामला पुराना है, अब जाकर इसे इस तरह से सामने लाना यह बतला रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से बदला लेना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरफ्तार करना चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह महज इत्तेफाक है कि पिछले 24 घंटों में राहुल, सोनिया, रॉबर्ट वाड्रा और राजस्थान में पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर दबिश डाली जा रही है? सबसे पहले सरल शब्दों में आपको बतलाना चाहता हूं कि ईडी के मामले में दरअसल हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर ईडी ने नेशनल हेरल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि एक इक्विटी ट्रांजैक्शन में 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का गड़बड़ झाला हुआ है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। पार्टी के नेता जयराम रमेश आपकी स्क्रीन पर, और उन्होंने कहा है कि इसका जवाब सड़कों पर दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश? इस पर गौर किया जाए। नेशनल हेरल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे। गांधी परिवार के वकील और पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह जीरो केस है, इसके कोई मायने नहीं है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को फांसना है, और वो भी एक झूठे मामले में। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी उस मामले को किस तरह से आपके सामने रख रहे हैं। नेशनल हेरल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल बोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेरल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है, और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है, और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है।
मगर दोस्तों इंतजार कीजिएगा, इसी मंच पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पूरा मामला क्या है। हालांकि इसकी चर्चा मैं इससे पहले भी कर चुका हूं, मगर हम सबकी याददाश्त कमजोर होती है दोस्तों। अंत में जाकर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पूरा नेशनल हेरल्ड केस क्या है, क्या सबूत हैं, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं, तमाम बातें आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। मगर उससे पहले पवन खेरा की बात। पवन खेरा कह रहे हैं कि नेशनल हेरल्ड अखबार, वो अखबार जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, अंग्रेजों से सवाल करने का मादा सिर्फ एक अखबार पर था और वो था नेशनल हेरल्ड केस। वो नेशनल हेरल्ड केस जिससे अंग्रेज चिढ़ते थे, आज गांधी परिवार से शाह और मोदी चिढ़ते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। दोस्तों, फिर से नेशनल हेरल्ड को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपके मन में सवाल आएगा कि नेशनल हेरल्ड को टारगेट क्यों किया जा रहा है। शायद सवाल यह होना चाहिए कि नेशनल हेरल्ड के माध्यम से गांधी परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है, या फिर नेशनल हेरल्ड और गांधी परिवार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है सवाल यह होना चाहिए कि नेशनल हेरल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस देश के करोड़ों मजलूमों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। यह आज से नहीं हो रहा है साथियों। 1937 में जब नेशनल हेरल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस देश के मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब भी इसे टारगेट किया जाता था। 1937 में अंग्रेज टारगेट करते थे, अंग्रेज चिढ़ते थे नेशनल हेरल्ड से और गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। आज 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिढ़ता है गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से, और नेशनल हेरल्ड को एक जरिया बनाया जा रहा है। ये चिढ़ते किस बात से? ये उस गरिमामयी इतिहास से चिढ़ते हैं जो कांग्रेस पार्टी का और जो गांधी परिवार का इतिहास है, जो देश को जोड़कर रखने का इतिहास है, देश को धर्म के आधार पर न लड़ने देने का इतिहास है, देश को अपने हक के लिए आवाज उठाने का इतिहास है। ये उस इतिहास से डरते हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को लगातार दूसरे दिन ईडी पूछताछ कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा पूछ रहे हैं कि मामला 2007 से चला आ रहा है। मामला है हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे को लेकर। याद कीजिएगा दोस्तों, डीएलएफ का मामला भी था। फिर आपको यह भी याद होगा कि डीएलएफ ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को गुप्त चुनावी चंदा दिया था। उस मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम था। तो फिर उस मामले की जांच क्यों नहीं हुई? बताइए, क्या डीएलएफ द्वारा गुप्त चुनावी चंदा देने से मामला रफू चक्कर हो जाता है? सुनिए क्या कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह हैं राजस्थान में कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास। इन पर भी देर रात तक पूछताछ हुई। ईडी ने रेड मारी। यह मामला क्या है, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। ईडी ने उनके घर पर छापा मारा, जो कि पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएसीएल केस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में करीब 48,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर ठगी का आरोप है। 48,000 करोड़ से जुड़ा हुआ मामला है। प्रताप सिंह खाचरियावास बाहर आते हैं इस पूछताछ के बाद और अपने समर्थकों से कहते हैं कि जांच अधिकारियों को बाहर जाने दिया जाए। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। इससे पहले दोस्तों कि मैं आपको बतलाऊं कि ये पूरा मामला क्या है नेशनल हेरल्ड केस का, क्योंकि इस मुद्दे में बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जाता है और एक बार फिर यह मामला गर्म हो रहा है। समानांतर तौर पर राहुल गांधी पर कई मोर्चों पर दबिश डाली जा रही है। संसद के अंदर उनके भाषणों को बार बार नोचा जाता है, हटाया जाता है। इस वक्त उनकी नागरिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका अदालत में है, यानी कि राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों से पहले उनकी सांसदी उनसे छीन ली गई थी, उनसे उनका घर तक छीन लिया गया था। तब स्मृति ईरानी ने उन पर ताने मारे थे। यह बात अलग है कि अमेठी से वो चुनाव हार गईं। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि नेशनल हेरल्ड केस क्या है, आप सबसे अपील दोस्तों, मेरे कार्यक्रमों के लिए सिर्फ अपने मोबाइल फोन के नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, खुद मेरे चैनल में जाइए और मेरे कार्यक्रम देखिए, रहिए अपडेटेड। और हां, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए दोस्तों, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस पर 3 मोर्चों पर प्रहार किया है। इसे कांग्रेस बदले की कार्रवाई बता रही है और वो सड़क पर उतर रही है, इसका विरोध कर रही है और वो कह रही है कि हम शाह मोदी के सामने नहीं झुकेंगे। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मगर आपके जहन में कई सवाल होंगे दोस्तों कि पूरा नेशनल हेरल्ड केस क्या है। तो नेशनल हेरल्ड केस की बात करें दोस्तों कि अखबार, जी हां, इस अखबार को सही मायने में कहा जाए अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किया गया था। नेशनल हेरल्ड अखबार जिसका रुतबा बहुत ऊंचा था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। यह मामला क्या है, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। नेशनल हेरल्ड अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के पास था, जो 2 और अखबार भी छापा करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आजादी के बाद साल 1956 में एजीएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी, और कंपनी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत इसे टैक्स फ्री यानी कर मुक्त कर दिया गया। साल 2008 में एजीएल के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। फिर कांग्रेस नेतृत्व में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक गैर व्यावसायिक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पिट्रोडा को निर्देशक बनाया गया। इस नई कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, जबकि बाकियों के पास 24% शेयर थे। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ बतौर ऋण भी दिया। तो यह इसकी पृष्ठभूमि है, मगर फिर इस मामले में प्रवेश होता है इस शख्स का, सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, जो आजकल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते रहते हैं। वो इस मामले को उठाते हैं साल 2012 में, और इसको लेकर क्या जानकारी है, इस पर गौर किया जाए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में एक याचिका दायर कर कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ 25 लाख रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ था। याचिका में आरोप लगाया गया कि 50 लाख रुपए में नई कंपनी बनाकर एजीएल को 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपना बनाने की चाल चली गई। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में 4 गवाहों के बयान दर्ज किए। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी सहित नई कंपनी के निदेशक बनाए गए सैम पिट्रोडा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा को पेश होने का समन भेजा था। अदालत ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशकों को 7 अगस्त 2014 को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया। मगर आज की तारीख में कांग्रेस जो दावे यहां सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, उसे चैलेंज कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहती हैं सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं दोस्तों। एक और झूठ बोला गया कि एजीएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतना पैसा तो बीजेपी के दफ्तरों में ही है, हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ने खुद एजीएल की प्रॉपर्टीज का आकलन मात्र 359 करोड़ पर किया है। खैर, 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए। 2020 तक उन्होंने ये केस लड़ा। उसके बाद वो बड़े मुखर तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगलने लगे, उनका सच बयां करने लगे। इससे दोनों लोग डर गए, उनको लगा कहीं सुब्रमण्यम स्वामी बिदक ना जाए। तो 2021 में सरकार ने खुद से एक केस फाइल कर दिया, सेम केस फाइल कर दिया हमारे खिलाफ। 2023 में ईडी ने
प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी किया। 10 अप्रैल 2024 को ट्राइब्यूनल ने इस प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट को कंफर्म किया और शर्त यह थी कि 365 दिन विद इन 365 डेज चार्जशीट दायर होनी। अगर चार्जशीट दायर ना होती तो केस खत्म हो जाता। सरकार ने आनन फानन में, घबराहट में, बौखलाहट में 365वें दिन 365th डे 9 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दायर करी, जिसमें इन सब लोगों के नाम है। अगर आपके पास साक्ष्य थे, सबूत थे, 12 सालों से ये केस चल रहा है, आपके पास तथ्य थे, तो आपने पहले क्यों नहीं चार्जशीट दायर कर दी? आपको 365वें दिन के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा? असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को भाजपा का पालतू फ्रंटल बना दिया है और उससे सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। कुछ लोग होंगे जो आपकी इन प्रताड़नाओं से डर जाते होंगे मोदी जी, लेकिन वो कांग्रेस वाले नहीं है, वो राहुल जी और सोनिया जी नहीं है जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। इन गीदड़ धमकियों से आप किसी और को डराइए। और अगर आपको लगता है कि ये सब करके आपके खिलाफ उठने वाली आवाजें बंद हो जाएंगी, आपकी नफरत की राजनीति को हम यूं ही पनपने देंगे, आपके आदिवासी, दलितों, पिछड़ों के हक को हम ऐसे ही मारने देंगे, इस देश को बेरोजगार और महंगाई के तले दबने देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। हम आपको मणिपुर से लेकर आपकी हर विफलता पर सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम आपसे डरते नहीं है और आपकी इन गीदड़ धमकियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहां पर सुप्रिया सुनेत बता रही हैं कि एजेएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। एक और झूठ बोला जाता है कि एजेएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आईटी डिपार्टमेंट ने खुद एजेएल की सारी प्रॉपर्टीज का आकलन मात्र 359 करोड़ पर किया है। मगर दोस्तों, हम न्यू इंडिया में जी रहे हैं, पोस्ट ट्रूथ में जी रहे हैं, जहां जो बात भाजपा का प्रचार तंत्र कहता है, उसका पालतू मीडिया कहता है, वही सच हो जाता है। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, 2014 से पहले कई करप्शन केसेस की बात की गई थी। आज 11 साल बाद भी कोई दोषी साबित नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि साल 2013 में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, तब रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। दामाद नामा उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा गया था। पिछले 11 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया और अब 11वें साल में आकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है। 11 साल में क्या हो रहा था? और सबसे बड़ी बात, डीएलएफ कंपनी जिसने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदा दिया, उसके साथ पर्दे के पीछे क्या हुआ? सबसे बड़ी बात दोस्तों, करप्शन के मामले में भाजपा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी करप्शन पर गंभीर होती तो अजीत पवार उनकी गोद में ना बैठे हुए होते, छगन भुजबल उनकी गोद में ना बैठे हुए थे, शुवेंदु अधिकारी उनकी गोद में ना बैठे हुए होते, इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा उनके मुख्यमंत्री ना होते, नारायण राणे उनकी गोद में ना बैठे हुए होते, अशोक चव्हाण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और आज वही अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में है। पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। माधवी बुच एसबीआई की पूर्व प्रमुख, सीधे ताल्लुकात दिखाई देते हैं अडानी के साथ। क्या इस मामले की जांच हुई? नहीं हुई। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। क्या उस मामले की जांच हुई? नहीं हुई। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, करप्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और आजाद भारत के इतिहास में बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने करप्शन को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को आगे करने के लिए ही किया है। क्योंकि चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अशोक चव्हाण हो, इनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पर हमला किया है, एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया है और आज वही अजीत पवार उनके साथ बैठे हुए हैं। इसलिए करप्शन के मुद्दे पर भाजपा पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर भाजपा करप्शन के मुद्दे पर गंभीर होती तो गुप्त चुनावी चंदा, जी हां, इस मुद्दे पर जांच की जाती। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।